नमस्कार, मैं डॉक्टर पी.के. सिंह आई फ्लाई के इस यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। गेट एग्ज़ाम में कई बार क्वेश्चन आते हैं जहां पर रस्ट्रिक्शन मैपिंग हमें सॉल्व करनी होती है। हालांकि देखने में डाटा टिपिकल होता है, लेकिन अगर हम उसे समझ लें तो वहां हमें बड़े श्योर पक्के नंबर मिल जाते हैं। तो चलिए सीखते हैं रस्ट्रिक्शन मैपिंग बाय द हेल्प ऑफ रस्ट्रिक्शन एंजाइम्स। क्वेश्चन नंबर 19 इंटरेस्टिंग है, लंबा चौड़ा है। एक लीनियर डबल स्टैंडर्ड डीएनए है जिसकी लंबाई है 8 kbp की, किलो बेस पेयर की। तो लो जी, 8 kb का एक पीस है। इसमें 3 रेस्ट्रिक्शन साइट्स हैं। अगर इसमें 3 रेस्ट्रिक्शन साइट्स हैं, ईच ऑफ दीज कैन आइदर बी आ बाम H1 और हे थर्ड। या तो ये बाम H1 की साइट हो सकती हैं या हे थर्ड की साइट हो सकती हैं। द डीएनए वाज डाइजेस्टेड कंप्लीटली विद बोथ एंजाइम। दोनों एंजाइम से डाइजेस्ट कराया गया। उसके बाद जो भी प्रोडक्ट थे उनको प्यूरिफाई किया गया एंड सब्जेक्ट किया गया एंड फिलिंग रिएक्शन में। अब यहां बढ़िया डिफाइन कर रखा है उन्होंने एंड फिलिंग रिएक्शन को, यूजिंग द क्लिनो फ्रेगमेंट और अल्फा लेबल्ड डीऑक्सी सीटीपीज। ये डीऑक्सी सीटीपीज हैं केवल यहां पर। द प्रोडक्ट ऑफ द एंड लेबलिंग रिएक्शंस वर प्यूरिफाइड, रिजॉल्व्ड बाय इलेक्ट्रोफोरेसिस, स्टेन्ड विद ब्रोमाइड ETBR and subject to autoradiograph. The corresponding images are shown below. The number below each band in the sample lane in the autoradiograph represent their mean signal intensity in arbitrary units. Which one of the following option is the correct restriction map? तो ठीक है, अब हमारे पास जब हमने ETBR में डाला है तो हमें ये 3 पीस मिले, 3, 2 और 1 के। टोटल डीएनए की लंबाई थी 8 kb की। अब 8 kb के हिसाब से 3, 2 और 1 ये तो पूरे नहीं होते। 3 और 2 और 1 ये मिलाकर तो केवल 6 ही होते हैं। यानी कि सीधी सी बात ये है, और बैंड की इंटेंसिटी बता रही है कि ये बैंड 1x है, ये बैंड 1x है और ये वाला बैंड 2x है। कम से कम 2 पीस है कि जो भी आपका मैप है इसमें कहीं पर 2 बार 2 kb के फ्रेगमेंट जनरेट होंगे। फिर उन्होंने ये बताया कि अगर हम इस इंटेंसिटी को चेक करें तो लेबल्ड वाली कहानी में ऑटोरेडियोग्राफ में मुझे केवल ये लेबलिंग मिली है इन 2 पीसेस के अंदर। 2 kb वाले पीस की लेबलिंग 900 के आसपास की मुझे रीडिंग आ रही है और 3 kb के आसपास की 300 के आसपास, तो उसमें 3 गुना ज्यादा लेबलिंग हुई है। अब क्वेश्चन ये आ रहा है कि जब कभी आपके पास ये डीएनए के पीसेस मतलब कट के ये मिले तो फिर क्या होने वाला है। एक एंजाइम की सीक्वेंस ये कहती है जैसे कि अगर मैं बाम H1 से कट करूं तो जो मुझे डीएनए की सीक्वेंस मिलने वाली है उसका लास्ट सीक्वेंस G होगा और फिर मुझे सिंगल स्ट्रैंड स्टार्च मिलेगा C T A G, और जो दूसरा पीस मिलेगा उसे मुझे मिलेगा C T A G, और इसके जस्ट जड़ में मुझे मिलेगा G। अब अगर इस डीएनए के पीस को मैं ट्रीट कराऊं क्लिनो फ्रेगमेंट से, तो क्लिनो फ्रेगमेंट जो कि पॉलीमराइजेशन कर सकता है, अगर उसे एक्सटेंडेड 3' एंड्स मिल जाए, मान लीजिए ये 3' OH ग्रुप है यहाँ पर और हमने इसे दिया है लेबल्ड CTP लेबल्ड है, लेकिन बाकी न्यूक्लियोटाइड्स जो हैं वो नॉन लेबल्ड है। तो C के सामने G आया नॉन लेबल्ड, T के सामने A आया नॉन लेबल्ड, A के सामने T आया नॉन लेबल्ड, लेकिन जब C की बात आएगी तो ये C मेरा लेबल्ड होगा। सिमिलरली इस वाले केस में भी हमारे पास यहाँ पर C लेबल्ड आने वाला है, लेकिन जो बाकी पीसेस हैं T A G ये नॉन लेबल्ड होंगे। यानी कि जहां जहां बाम H1 की साइट होगी वहां वहां मुझे पीसेस में लेबलिंग देखने को मिलेगी। वो लेबलिंग जो उस साइटोसिन की वजह से है जिसको हमने लेबल कर रखा था। ये बात समझ में आ गई? यस सर। लेकिन अगर हमने मान लीजिए कि दूसरे एंजाइम का इस्तेमाल किया हे थर्ड का, तो हे थर्ड का GGCC है एंड CCGG है और ये कट मारता है बीच में, तो जो डीएनए के 2 पीस मिलेंगे मुझे GGCC एंड CCGG। अब अगर मैं इसे क्लिनोव दूं भी तो क्लिनोव एक्सटेंड किसे करेगा? यहाँ पे कोई सिंगल स्ट्रैंड टेम्पलेट नहीं है। अगर सिंगल स्ट्रैंड टेम्पलेट होती तो उसे पढ़ता भी, तो क्लिनोव यहाँ तो लेबलिंग नहीं कर सकता। यानी कि लेबलिंग होगी केवल वहां जहां बाम H1 के पीसेस है। तो अब अपने डायग्राम को चेक कर लेते हैं। हमारा डाटा कह रहा है कि मुझे एक तो 3 kb का पीस मिलना चाहिए जिसके दोनों तरफ बाम H1 की साइट हो, और एक पीस मिलना चाहिए मुझे 2 kb का भी जिसके दोनों तरफ बाम H1 की साइट हो। तो अब अपने जितने भी रेस्ट्रिक्शन मैप दे रखे हैं उसको चेक कर लो। 3 kb वाले पीस
यहाँ है जिसके एक तरफ बाम H1 है, एक तरफ A थर्ड है, तो ये वाला हिस्सा लेबल हो सकता है इसका, वो लेबल नहीं होगा दूसरा वाला। और अगर मैं इस पीस की बात भी करूँ तो मुझे यहाँ लेबलिंग मिल सकती है, मतलब ये 2 KB का पीस डबल लेबल दोनों किनारे पर, ये 2 KB का पीस सिर्फ एक किनारे पर लेबल्ड, और ये 3 KB का पीस सिर्फ एक किनारे पर लेबल। तो एक तरफ मुझे 1 टाइम लेबलिंग देखने को मिल रही है और 2 KB वाले पीस के अंदर मुझे 3 टाइम लेबलिंग देखने को मिल रही है। बात समझ में आ रही है या नहीं? देखो, जो पहला वाला पीस है 2 KB का, से केवल इस साइड में बाम H1 की साइड थी तो केवल यहाँ लेबलिंग लगेगी। ये जो बीच वाला 2 KB का पीस है, इसके दोनों किनारे पर बाम H1 की साइड है, तो लेबलिंग इस साइड में भी होगी, लेबलिंग इस साइड में भी होगी। ये जो 3 KB का पीस है, इसके एक ही तरफ है बाम H1 की साइड, तो केवल एक तरफ लेबलिंग होगी। तो जो 2 KB वाले पीस हैं वहां लेबलिंग के पॉइंट है 1 2 3, और जो एक 3 KB वाला उसमें केवल एक, तो इसलिए लेबलिंग एक तरफ 300 दिखाई दी मुझे और एक तरफ 900, 3 गुना ज्यादा। तो ये जो पहला वाला डाटा है ये जस्टिफाई कर रहा है मुझे 2 KB के 2 पीस मिलना चाहिए, 2 KB के 2 पीस, 3 KB का 1 पीस, 3 KB का मुझे 1 पीस मिल रहा है और 1 KB का 1 पीस, और लेबलिंग भी जस्टिफाइड है। अब अगर मैं इस डायग्राम में आ जाऊं तो इस डायग्राम में बाम H1 की साइड यहाँ पर है, इसका मतलब ये 1 KB का पीस लेबल होना चाहिए, लेकिन यहाँ मुझे 1 KB पे कहीं लेबलिंग नहीं दिखाई दे रही, तो ये डायग्राम गलत है। सिमिलरली बाम H1 की साइड यहाँ भी 1 KB के आसपास है, यहाँ भी नहीं मिलने वाला मुझे। और अगर मैं इस वाले डायग्राम को लूं तो मुझे 3 KB में लेबलिंग मिलनी चाहिए 1, और 2 KB वाले में लेबलिंग मिलनी चाहिए 1, तो मुझे 2 KB और 3 KB की लेबलिंग देखने को मिलती, लेकिन दोनों की लेबलिंग इक्वल होती, इसलिए इसका आंसर पहला वाला है जो सबसे बढ़िया है। समझ में आ गई बात? क्वेश्चन नंबर 27, एक हमारे पास 1.2 KB DNA का सेगमेंट है, ये है वो सेगमेंट। इसे क्लोन किया गया है बाम H1 और इको R1 साइट्स में, जो कि एक ही जगह पर अवेलेबल है। 2.8 KB का क्लोनिंग वेक्टर है, वेक्टर की टोटल लंबाई जो है वो 2.8 KB की है। बाम H1 और इको R1 साइट्स एडजेसेंट हैं एक दूसरे के बगल में वेक्टर बैकबोन पर। वेक्टर में एक XHO1 की साइड भी है जो कि 300 बेस पेयर अपस्ट्रीम है BHM1 के, यानी कि यहाँ की दूरी इस हिस्से की लंबाई 300 बेस पेयर के आसपास है। तो बाकी बचा हुआ हिस्सा जो है वो नो डाउट 2.5 KB का होगा। एक इंटरनल XHO साइट प्रेजेंट है आपकी जीन सीक्वेंस के अंदर भी, यहाँ दिखा रखी है। अगर 1.2 KB में से 500 बेस पेयर की दूरी यहाँ पर है तो बची हुई 700 बेस पेयर की दूरी यहाँ होगी। फिर रिकम्बिनेंट प्लाज्मिड को डाइजेस्ट कराया गया इको R1 और XHO दोनों के साथ में, तो ये पीस जोड़ा गया है इसके अंदर, और जोड़ने के बाद में इस एंजाइम का ट्रीटमेंट कराया गया है। एनालाइज किया गया 1% एग्रोज जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस पे। अज्यूम किया गया है कि कंप्लीट डाइजेशन हुआ होगा इको R1 और XHO1 का, तो डीएनए फ्रेगमेंट जो विजिबल होंगे एग्रोज जेल पर वो कैसे होंगे। इन क्वेश्चनों को सोल्व करने के लिए जो उन्होंने कहा कि हमने ये किया है वो करके देखना जरूरी है। तो जो इनका डायग्राम कह रहा था, हमारे पास वेक्टर का मैप ये दिया हुआ है और जीन का मैप ये दे रखा है। अब अगर इन दोनों को जोड़ लें तो हमारे पास ये पीस जनरेट होगा। इस पीस में XHO1 की साइट यहाँ पर अवेलेबल है और यहाँ भी अवेलेबल है, और इको R1 की साइट यहाँ अवेलेबल है, क्योंकि क्वेश्चन में बताया गया था कि हमने डाइजेशन किया है XHO1 का और इको R1 का दोनों का, तो 3 जय कट लगेगा, जिसमें से मुझे जो पीस मिलने वाले हैं एक 800 का, एक 700 का और एक 2.5 का पीस मिलेगा, जो कि आपके क्वेश्चन में भी था मेरे ख्याल से। 250, 700 और 800 का। सारी कुंजी है ये डायग्राम ड्रॉ करना। डायग्राम ड्रॉ करते ही सब समझ में आ जाएगा कि अगर आपने XBO1 का डाइजेस्ट कराया यहाँ पर, फिर यहाँ कराया, तो आपको जो पीसेस मिले। तो भाई क्या हुआ, कुछ क्वेश्चन मुश्किल लगे क्या? यार तुम तो केवल 3 घंटे का एक एग्जाम दे के आओगे, और वहां भी उन 3 घंटे में पूरे एफर्ट लगाने में तुम कितनी सारी कंप्लेंट्स करोगे, अपने आप को कितना बेचारा बताओगे, एफर्ट करने से मन चुराओगे। एफर्ट कैसे होते हैं ये जानना है ना, तो देखो अपने देश के सैनिकों को। वो सैनिक जो उस झंडे को पहाड़ियों पर बुलंद रखने के लिए कितनी हार्श कंडीशन में रहते हैं। हम तो अपनी रजाइयों में दुबके हुए हैं, लेकिन ये -20 डिग्री, -30 डिग्री में, पहाड़ों की ऊंचाइयों में, बर्फ में हमारे देश की रक्षा के लिए रात दिन एक किए हुए हैं। हर रोज हमारे पास खबरें आती हैं कि हमारे देश के सिपाही दुश्मनों से हमारी रक्षा कर रहे हैं, रात रात भर बर्फ में रह करके दुश्मनों का सामना कर रहे हैं, हमें बचा रहे हैं। तुम तो 3 घंटे के एफर्ट में थक जाते हो। सोच के देखो, रात दिन 24 घंटे ऐसी कंडीशन में रहना, और किस लिए? क्या केवल तनख्वाह के लिए? क्या ये उनका जज्बा नहीं है अपने देश
की सेवा के लिए? क्या देश के लिए काम आने का जिम्मा केवल हमारे सिपाहियों का ही है? क्या हमारे रोल नहीं है? भाई हमें भी तो पार्टिसिपेट करना है, अपने देश की तरक्की में ईंट बनना है। और ये जो हमारा ईंट बनने का रास्ता है ना, निकलेगा तो नहीं एग्जाम से। अब जब भी कभी 3 घंटे एग्जाम में तो हिम्मत हारते हो, तुम्हारा मन करता हो कि बस बहुत हो गया, तो जरा अपने देश के सिपाहियों के बारे में सोचना, शायद वहां से तुम्हें थोड़ी हिम्मत मिल जाए और तुम और दम लगा करके एग्जाम में फर्क कर डालो। ये जो तुम उठोगे, दोबारा मेहनत करोगे, ये तुम्हारे एग्जाम के रिजल्ट को चेंज कर देंगे, हारती हुई बाजी को तुम्हें जिता देंगे। iFly के ऑनलाइन कोर्सेज शॉर्ट, एक्यूरेट, फास्ट और एफिशिएंट होते हैं। आप भी iFly क्लासेस ज्वाइन कर सकते हो घर बैठे। ये क्लासेस ऑनलाइन होती हैं, आपको कहीं आना नहीं, कहीं जाना नहीं। हाई क्वालिटी लेक्चर आप अपने घर से कर सकते हो। iFly की क्लासेस के द्वारा आप नेट, गेट जैसे एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं, तो ARS, ICMR, DBT और सेलेक्ट को भी प्रिपेयर कर सकते हो। जो स्टूडेंट BSc में, वो MSc एंट्रेंस की तैयारी कर सकते हैं। फिर चाहे IIT JAM की बात हो या JNU। iFly की क्लासेस ज्वाइन करने के लिए व्हाट्सएप कीजिए 9013902981। और अगर ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक करना, शेयर करना अपने दोस्तों के साथ। चैनल सब्सक्राइब ना कर रखा हो तो कर लो घंटी के साथ। और फिलहाल तो मजे करो। जय हिंद।